भारत में ना एक ऐसा वाक्य है जो सपनों को तोड़ सकता है, आवाज़ों को खामोश कर सकता है और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। अब ये कोई कानून नहीं है, ना ही कोई पुरानी कहावत। ये तो बस एक सवाल है, लेकिन शायद भारत का सबसे खतरनाक सवाल। तो आज हम इसी एक वाक्य के गहरे असर को, इसकी जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अदिति की कहानी से शुरू करते हैं। वो सालों तक भारत में खुद को फंसा हुआ महसूस करती रहीं और चुपचाप डिप्रेशन से जूझती रहीं। एक टॉक्सिक शादी से बाहर निकलने के बाद भी उन्हें अपने ही घर में कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो एक थेरेपिस्ट से मिलना चाहती थीं, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाईं। क्यों? क्योंकि एक ही डर था जो हर चीज पर हावी था। लोग क्या कहेंगे? इसी एक सवाल ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अदिति की कहानी हमें सीधे इस चर्चा के बिल्कुल सेंटर में ले आती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये शर्म का एक हथियार है। तो चलिए, लोग क्या कहेंगे कि इस पूरी धारणा को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो लोग क्या कहेंगे का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये दक्षिण एशिया में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही आम मुहावरा है, जो दिखाता है कि हमें अपने पर्सनल लाइफ के फैसलों पर समाज के जजमेंट का कितना डर होता है। और ये डर करियर से लेकर शादी तक, यहाँ तक कि हमारी अपनी आज़ादी तक, हर चीज़ पर असर डालता है। इसे बस एक सवाल की तरह मत देखिए। ये एक कल्चरल प्रेशर कुकर की तरह है। ये सोशल कंट्रोल का एक ऐसा तरीका है जो लोगों को एक तय दायरे में रहने के लिए मजबूर करता है। ये तय करता है कि लोग कौन से ऑप्शन चुनेंगे, कौन सी बातें कहेंगे और कौन सी नहीं, और ये छोटी मोटी मुश्किलों को भी एक बड़े संकट जैसा महसूस कराता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस एक वाक्य में इतनी ताकत आती कहाँ से है? तो अब हम उस साइकोलॉजिकल और कल्चरल नींव को देखेंगे जो लोग क्या कहेंगे को इतनी शक्ति देती है। इसका जवाब छिपा है इज्जत या सम्मान की धारणा में। भारतीय समाज में परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को बहुत ऊपर रखा जाता है, और बच्चों के हर काम को सीधे सीधे परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जाता है। बच्चों की कामयाबी परिवार का सम्मान बढ़ाती है, और उनकी गलतियां वो पूरे परिवार पर कलंक मानी जाती हैं। और इस इज्जत को बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार है शर्म, यानी शेम। यहाँ पर शर्म और गिल्ट यानी अपराध बोध के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गिल्ट इस बारे में है कि आपने क्या किया, जैसे मैंने गलत काम किया। लेकिन शर्म इस बारे में है कि आप कौन हैं, जैसे मुझ में ही कोई कमी है। लोग क्या कहेंगे का डर गिल्ट नहीं बल्कि गहरी शर्म पैदा करता है, जो किसी को अंदर से महसूस कराता है कि वो खुद ही गलत है। इस शर्म पर आधारित कंडीशनिंग के नतीजे काफी लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि हर काम को परफेक्ट करने का दबाव और फेल होने का डर, अपनी भावनाओं को दबाना, लगातार ये सोचना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, सेल्फ वर्थ में कमी आना और अपनी बाउंड्रीज तय करने में मुश्किल होना, क्योंकि ना कहना अक्सर अपमानजनक मान लिया जाता है। इस मनोवैज्ञानिक दबाव की एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस नुकसान की असल तस्वीर दिखाते हैं। साल 2022 में भारत में 1,70,924 आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। लेकिन इसका जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि इनमें से एक तिहाई 1/3 18 से 30 साल के युवा थे। सोचिए, ये आंकड़ा उस जबरदस्त दबाव को दिखाता है जिसका सामना हमारे देश के युवा कर रहे हैं। WHO के एक स्टडी के मुताबिक 36% भारतीयों ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का अनुभव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन सामाजिक दबाव की वजह से इस पर बात बहुत ही कम होती है। तो सवाल ये उठता है कि जजमेंट का ये डर लोगों के अपनी मुश्किलों से निपटने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? क्या ये उन्हें मदद मांगने से रोकता है? एक साइकोलॉजिकल स्टडी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये ग्राफ दिखाता है कि जैसे जैसे कलंक का डर यानी लोग क्या कहेंगे का डर बढ़ता है, वैसे वैसे प्राइमरी कोपिंग मतलब प्रॉब्लम को हल करने के एक्टिव तरीके जैसे मदद मांगना या खुलकर बात करना वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लोग अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें छिपाने लगते हैं। तो अगर समस्या हमारी संस्कृति से जुड़ी है तो जाहिर है समाधान भी संस्कृति को ध्यान में रखकर ही खोजना होगा। चलिए देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में थेरेपी और काउंसलिंग को कैसे इसके अनुकूल बनाया जा सकता है। वैसे तो काउंसलिंग के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन भारत में वो तभी सफल हो सकते हैं जब वे यहाँ की सामाजिक सच्चाइयों को समझें।
जैसे कि सिस्टमिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे परिवार और सामाजिक दबाव पर ध्यान देता है, जो अक्सर समस्या की असली जड़ होते हैं। थेरेपी को परिवार और समाज की उम्मीदों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस जजमेंट के डर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदमों पर बात करेंगे जो इस शर्म के चक्र को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे कि इस सदियों पुरानी चिंता के लिए आज एक मॉडर्न शब्द है, फोपो, यानी फियर ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। ये लगातार ये जानने की कोशिश है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं ताकि उनकी किसी भी नेगेटिव राय से बचा जा सके, और ये मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। और ये हमें खुद से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम सब अपना जीवन दूसरों की शर्तों पर जी रहे हैं, अपनी शर्तों पर नहीं? क्या हम कहीं दूसरों की राय के गुलाम तो नहीं बन गए हैं? तो सवाल ये है कि इस फोमोपोर पर काबू कैसे पाया जाए। यहाँ 5 कदम हैं जो मदद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है तनाव को कम करना। जब भी वो डर वाली फीलिंग आए ना, बस गहरी सांस लीजिए और मन को शांत कीजिए। दूसरा, अपनी एक पर्सनल फिलॉसफी बनाइए। मतलब तय कीजिए कि आपके लिए आपकी जिंदगी में क्या चीजें सच में मायने रखती हैं। तीसरा, अपने अंदर की जो नेगेटिव कहानी चलती रहती है ना, उसे बदलिए, कॉन्शियसली बदलिए। चौथा, अपनी पहचान को परफॉर्मेंस से हटाकर पर्पस से जोड़िए। मतलब वैलिडेशन बाहर से नहीं, अंदर से आना चाहिए। और हाँ, पांचवां और आखिरी, स्पॉटलाइट इफेक्ट को हमेशा याद रखिए। सच तो यह है कि लोग हमारे बारे में उतना सोच भी नहीं रहे होते जितना हम मानकर चलते हैं। और अंत में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार, हमारी कीमत इस बात से नहीं मापी जाती कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या कितना सहज महसूस करते हैं। हमारी कीमत इस बात से तय होती है कि हम कितने साहस के साथ असली बन पाते हैं। लोग क्या कहेंगे का डर हमें अपनी असलियत से दूर ले जाता है, लेकिन असली आज़ादी वो तो खुद के प्रति ईमानदार होने में ही है।